परिंदों को नहीं दी जाती, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ान की, वो खुद ही तय कर लेते हैं, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, वो नहीं करते, वो नहीं करते परवाह है गिर जाने की, वो नहीं करते परवाह है गिर जाने की। हाँ बच्चों, इस जिस प्रकार से एक पक्षी अगर उड़ान भरने से पहले ये सोच ले कि कहीं बहती हवा का झोंका उसे गिराने देगा, कहीं तपती दोपहर की जो प्रकाश की किरणें हैं उसे जलाने देगी, ठीक उसी प्रकार अगर उड़ते वक्त किसी पेड़ की शाखा ने उसे, अगर पेड़ की शाखा में वो उलझ जाएगा, ऐसा सब कुछ अगर वो सोच ले तो क्या वो उड़ान भर पाएगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने टारगेट पे ध्यान रखना है, किसी और चीज की परवाह नहीं करती है। जिस प्रकार से अर्जुन को चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंखें दिखाई देती थी, ठीक उसी प्रकार से आपको भी केवल अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपको अपने पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। अब वो टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है कि पिताजी की फिक्र को हमें फक्र में बदलने का टाइम आ गया है। अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए अपना केवल एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें भी पक्षियों की तरह उड़ान भरनी है, जिसके लिए मैं आपके साथ हूं हर वक्त। जीआरपी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है, दिल खोलकर स्वागत करता है। आपकी उड़ान के साथ मैं आपका साथ दूंगा, आपको केवल अपना हौसला रखना है। मैं आपको हर वक्त आपके साथ अपने सहयोग के लिए तैयार रहूंगा। जीआरपी एजुकेशन चैनल पे आप और आपके दोस्तों सबका ढेर सारा स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज हम पढ़ने हैं जा रहे हैं मूल्यों की प्रकृति। जिस प्रकार से एक इंसान की भी प्रकृति जानी जाती है, पहचानी जाती है कि वो किस प्रकार का इंसान है, ईमानदार है, बेईमान है, या एक स्टूडेंट के बारे में जाना जाता है कि वो किस प्रकार का बच्चा है, वो उसकी आदत किस प्रकार की है, उनका जो नेचर है वो किस प्रकार का है। ठीक उसी प्रकार से हम दिए गए समीकरण जो होते हैं, उन समीकरणों के मूल्यों की प्रकृति भी आज जांच करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इससे 1% परीक्षा में हर परीक्षा में हर बार आता है और आएगा। 1% यहां से 100% आता है, और छोटे वाले प्रश्नों में 1% यहां से 100% दिखाई देगा। इसलिए बिना स्किप किए क्लास में बने रहिएगा। आज आपको आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का सॉल्यूशन तैयार करना है, उन सब के लिए तैयार होना अपने आप को। बढ़ते हैं हमारे टारगेट की ओर। मूल्यों की प्रकृति जांच करनी है। पहले तो हम मूल्यों की प्रकृति जांच करेंगे, अर्थात मूल्यों को पहचानेंगे कि वो मूल किस प्रकार के हैं। उसके बाद हम उन मूल्यों को ज्ञात भी करेंगे जिनका अस्तित्व है, जिनका कोई वर्चस्व है, उनका कोई जो अस्तित्व है, उनको हम ज्ञात भी करेंगे। लेकिन मूल्यों की जांच कैसे करें? ज्ञात तो हमने पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाली प्रश्नावलियों में भी कर लिया है, लेकिन यहां अब मूल्यों की प्रकृति को जांचे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3 सूत्र याद करने, ध्यान करना, और वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर हम निकालेंगे इनके विभक्तर संख्या, क्या निकालेंगे? विभक्तर संख्या, विभक्तर संख्या। देखिए, कुछ भी हो ये, लेकिन आपको इस तरह से करना है, विभक्तर संख्या हमें निकालनी है। विभक्तर संख्या को डी से लिखते हैं, किससे? डी से। अगर क्या आ जाए डी का मान, डी का मान पहले तो ये बता दो डी का मान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, विभक्तर संख्या का मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है, जहां ए बी सी क्या है, क्या ये एचर गुणांक है, ये एचर गुणांक है, एचर गुणांक, जिनके बारे में मैं आपको बहुत विस्तार से पहले बता चुका हूं। अब देखिए, अगर आ जाए डी का मान कितना, किसके बराबर आ जाए? 0 के, तो मूल कैसे होंगे यहां से पता चल जाएगा। मूल कैसे होंगे? 1 नंबर, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे।
और वास्तविक बराबर और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब ये वास्तविक क्या चीज होता है पता है, कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने के बाद वो संख्या क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। अगर धनात्मक है तो धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग कर देता तो धनात्मक हो जाती है कि नहीं हो जाती है, तो वो क्या होती है, वास्तविक। ठीक है, लेकिन अगर डी का मान आ जाए 0 से बड़ा तो मूल क्या होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, समान नहीं होंगे। दोनों तीनों जितने भी मूल आएंगे वो समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे या काल्पनिक, वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है d लेस देन 0, d लेस देन 0 यानी d कम आ जाए किससे, 0 से, तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक, अर्थात अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, किसी की भी जांच करने के लिए, जैसे साइकोलॉजी में विद्या होती है, वैसे आपको नहीं पता होता है, या तो विद्या है ये किसी को जांच करने की। अब यहां अपन गणित पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति जांच करने में इनका उपयोग करते हैं। जैसे यहां विभक्तर संख्या निकालेंगे। सबसे पहले विभक्तर संख्या निकालने का जो सूत्र होता है, उसे विभक्तर संख्या को डी से लिखते हैं और उसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम डी का मान निकाल लेंगे। फिर देखेंगे कि अगर डी का मान 0 आ गया तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आएगा तो स्वाभाविक धनात्मक ही आएगा। अगर वो धनात्मक आ गया तो मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। ठीक है, पर अगर d का मान क्या आ गया, 0 से कम आ गया। अब 0 से कम होता है तो वो कौन सी संख्या होती है, माइनस की तो होती है। माइनस की आ गई तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं दिए गए सवाल में। ठीक है, दिए गए सवाल में अपन जांच करते हैं। सबसे पहले ये लो जांच करना शुरू कर देते हैं। अगर हम तरीके से करें तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, उत्तर नंबर 1। और 1 का कौन सा पार्ट कर रहे हो आप, दिया है, पहले तो पहला पार्ट कर रहे हो और उसमें आपको दिया गया द्विघात समीकरण है वो चेक करना है कि कौन सा है। दिया गया द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये वही सवाल है, पहला सवाल। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आपको ये दिमाग पर बैठाना है, दिमाग में बिठाना है, इसे अच्छे से समझ के ही रहना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का और पक्का आएगा। ठीक है, तो दिया गया द्विघात समीकरण ये है और हमें क्या करना है, हमें एक तो जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, मूलों की प्रकृति की, मूलों की प्रकृति की हमें जांच करनी, मूलों की प्रकृति जांच करनी है और अस्तित्व होने पर मूल ज्ञात करने हैं, मूल और मूल ज्ञात करने हैं, और मूल ज्ञात करने हैं। भी हमें पता होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, अरे भाई जैसे कि आपको कहीं जाना है तो उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि रास्ता किधर है। ठीक है ना, तो मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात हमें करने हैं। देखिए अब हम इसका हल करते हैं तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0 की आप क्या करोगे, व्यापक रूप ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहां से तुलना करने पर तो a, b और c के मान निकल आएंगे। देखिए a का मान जो x स्क्वायर के गुणा में होता है वो a का मान कहलाता है। तो देखो यहाँ x स्क्वायर के गुणा में a है तो यहाँ x स्क्वायर के गुणा में क्या है, 2 है। यहाँ x के गुणा में b है तो यहाँ x के गुणा में कितने हैं, माइनस के 3 है। यहाँ देखिए h c है तो यहाँ h क्या है, 5 है, तो ये b का मान आ गया, जो मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं, abc के मान आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मैंने बताया था ना विभक्तर संख्या निकालनी है, तो आपको पता होना चाहिए चूंकि d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा होता है। तो यहां से मान निकालना शुरू कर दे। बी का मान बोलो कितना है, ये जो बी दिखाई दे रहा है ना, इसकी जगह बी का मान रख दे। कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का बताओ मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 5 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया, -3 का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस गुणा करते वक्त क्या हो जाते हैं, प्लस, और 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से क्या, 9 हो गए। ठीक, 5 दूनी 10, 10 को 4 से क्या, कितने हो गए, 40। तो बताओ ये प्लस का ये माइनस का समान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगा। 40 में से 9 गए, कितने बचे, 31। किसके, प्लस के बचे या माइनस के, तो यहाँ देखो बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का लगा है, तो माइनस के 31 बच गए। किसके बच गए, माइनस के 31 बच गए। ठीक है, तुम बताओ क्या यहाँ डी का मान कैसा आया है, यानी डी का मान 0 है या 0 से बड़ा है। यहाँ लिख ही देता हूं, यहाँ ये डी तो है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है अभी, पहले तो ये बता दो मुझे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ डी, अब बताओ डी का मान है वो माइनस में आया है। देखो डी बराबर आ जाए किसके, 0 के। डी का मान बड़ा हो 0 से, लेकिन ये दोनों स्थिति नहीं आई है, डी का मान माइनस में आया। इसका मतलब देखो ये माइनस में आया कि नहीं, -31, इसका मतलब ये डी का मान तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो यहां लिख देंगे डी लेस देन 0। डी क्या है, 0 से भी छोटा आया, 0 से भी छोटा है डी का मान, अतः है यहाँ डी लेस देन 0 है। इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूलों का, ये नाम लिख दिया गलत, अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल क्या है, केवल काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है। क्या ये आपको समझ में आया अभी, एक बार फिर से बताऊं, ये चीज तो हमें याद रखनी है। कैसे, डी का मान 0 के बराबर आ जाए, अर्थात डी कितना, डी का मान कितना आ जाए, 0, तो मूल बराबर और वास्तविक। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया तब भी मूल वास्तविक है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वो भिन्न भिन्न मूल आएंगे, उसके मान भिन्न भिन्न आएंगे। अगर डी का मान 0 से कम आ गया, माइनस में आ गया डी का मान, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। उसे हमें सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं करना होता है। तो हमने जो दिया गया समीकरण था उसकी क्या की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc के मान निकाले। abc का मान निकालने के बाद d का मान निकाला। d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इससे हमने जहां जहां b a c दिखाई दे दी उनके मान रख के कैलकुलेशन कर लिया, तो d का मान माइनस में आ गया। डी का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व होता है। उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं दूसरा सवाल कर दूं। पहले के पहले पार्ट के हमने मूलों की प्रकृति जांच कर ली, और मूलों की प्रकृति कैसी मिली, गुरुजी बेईमान मिली। अरे बेईमान नहीं, बेईमान सजीवों के लिए लागू होता है, निर्जीवों के लिए नहीं लागू होता है। उनकी जो प्रकृति है हम ने जांच की कि वो प्रकृति अर्थात वो किस प्रकार के थे, वो थे केवल कल्पना मात्र के, अर्थात उनके अस्तित्व की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने बोला ना कि वो बेईमान थे, तो जी बेईमान है तो फिर क्या है, उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। जो बेईमान होता है उसका कोई अस्तित्व थोड़ी ना होता है, नहीं होता है। तो आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से मेहनत करिए। ठीक है, देखिए आपका दिया गया सवाल ये था। ठीक है, तो अब आपका इनको करना क्या है, पहले तो ये बताओ दिया क्या है। अरे भाई दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण। क्या है भी द्विघात समीकरण, समीकरण है यहाँ लिख 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, और जांच करनी है हमें, एक तो जांच भी करना है मूलों की प्रकृति, जांच करनी है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। जब ये जांच करना और ज्ञात करना लिख देते हैं ना, तो एक गलती नहीं होती। क्या कभी कभी पूछे 2 पार्ट हुए होते, 2 पार्ट पूछे भी होते और अपन क्या कर देते, एक ही पार्ट निकाल के आ जाते उसके उत्तर।
तो नंबर कट जाते हैं ना। और फिर अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो जांच यहाँ अपन देख लेते हैं कि क्या क्या कर लिया हमने। मूलों की प्रकृति और अस्तित्व की स्थिति में, अस्तित्व की स्थिति में, अस्तित्व की स्थिति में, अस्तित्व की स्थिति में मूल हमें ज्ञात करना है, मूल हमें ज्ञात करना है। ऐसा तो हमें दिया है और ज्ञात करना में लिखा है। अब अपन दिया गया जो द्विघात समीकरण है वो लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण है हमें 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0 दे रखा है की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। भाई मुझे पता है कि आप लोग सीधे ही a b c का मान निकाल सकते हो, मुझे अच्छे से पता है, पर यहां ध्यान करना है कि लिखने के नंबर है 10वीं क्लास तक, ठीक है। तो यहां से तुलना करोगे तो हमारे पास a b और c के मान निकल आएंगे। a का मान बोलो क्या है, देखो तुलना कर लो, x स्क्वायर के गुणा में 3 है, यहाँ x स्क्वायर के गुणा में a है, तो कितना हो गया a बराबर 3। x के गुणा में कितना है -4√3 है, और यहाँ देखो h 4 है, यहाँ h क्या है c है, तो c का मान कितना हो गया 4। ये abc के मान आ गए, ठीक है, ये abc के मान आ गए। अब हम मूलों की प्रकृति की जांच करते हैं। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हमें निकालना होगा d का मान। d क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब देखो d यही रहने दो, b का मान बोलो कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का मान बोलो कितना है 3 है, और c का मान बोलो कितना है 4। तो ये लो d का यही रहने देंगे। अब देखो इसे सरल करना, देखो हो सकता है किसी को ना आए, समझ में नहीं आया हुआ होगा कि ये आगे क्या करने वाला था। देखो मैं यहाँ इनको यहाँ रख में बता देता हूँ, -4√3 का होल स्क्वायर, इसका अर्थ होता है कि ये अंदर की संख्या है ना, उसको इसी से गुणा कर दो। तो -4√3 को -4√3 से गुणा कर दो, इस होल स्क्वायर का अर्थ है ये। माइनस माइनस गुणा करते वक्त क्या हो गई प्लस, 4 को 4 से किया कितने हो गए 16, इंटू √3 को √3 से किया तो कितना हो गया 3, क्योंकि जब रूट के अंदर की संख्या सेम होती है तो रूट हट जाता है और वो संख्या ही रहती है। और एक बार मैंने पहले बताया था कि ये कैसे हटते हैं, जैसे √3 इंटू √3 है, तो इस √3 को अपन 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, गुणा 3 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब आधार सेम होती है तो गाते जुड़ जाते हैं, तो आधा आधा कितना हो गया 1 हो गया, अर्थात 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ इनके उत्तर आ गए 48, कितने आ गए 48। समझ में आ गई बात। तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ 48 माइनस, यहाँ देखिए इनको भी सरल करिए आप, इनको करोगे 12 12 4 कितने हो गए 48। देखिए ध्यान करके कि डी का मान कितना आया रे, 48 में से 48 गया 0 आ गया। जब डी 0 आ गया, यहाँ क्या है डी 0 आ गया, यहाँ डी 0 है, तो मूल क्या है, मूल बराबर है, वास्तविक है या काल्पनिक है, ये वास्तविक ही है। काल्पनिक केवल एक ही पोजीशन में आता है, जब डी का मान माइनस में आ जाए। तो यहाँ माइनस में नहीं है, क्योंकि 0 ना तो प्लस का है ना ही माइनस का है। तभी तो मैंने बताया था ना कल कि जो पूर्णांक है वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो यहाँ देखो मूल क्या है, बराबर है और वास्तविक है, वास्तविक है। अब जब ये इनका अस्तित्व हो गया, अभी मूल बराबर है और वास्तविक है, तो इसका मतलब अस्तित्व है। तो फिर क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए मूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण है उसको सरल कर लेंगे। अब बताओ जब इनको सरल करोगे तो इसके लिए आपके पास कितनी विधियां आपने पढ़ ली है,
अभी तक तो शायद उम्मीद करता हूं कि आपने एक ही विधि पढ़ी है, गुणनखंड विधि, तो उसी विधि से करो। इससे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो चर है ना वो अवरोही चर, जो सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये जो चर है ना इनकी घात है, घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। इन सभी पदों को चर की घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, समझ आ रही है बात? यानी घात सबसे बड़ी घात वाला पद पहले आना चाहिए, उसके बाद कम घात वाला, फिर उसके बाद कम घात वाला आना चाहिए और लास्ट में अचर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा ये तो ऐसे ही क्रम में है, सही क्रम में है। अब इन बाहर वालों को गुणा करके देख लो इनको। ठीक है, वो रफली गुणा कर लो। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के आएगा रिजल्ट। 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाले पद के हमें टुकड़े करने हैं और वो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि अगर उन टुकड़ों को जोड़ा जाए, उन टुकड़ों को अगर जोड़ा जाए तो कितने आने चाहिए? उन टुकड़ों को जोड़ा जाए तो ये माइनस के 4√3x ही होना चाहिए। अगर उनको गुणा कर दिया जाए तो कितने आने चाहिए? जितने की ये आ रहे हैं उतने ही आने चाहिए। तो वो टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना होगा? 3x² माइनस इसके टुकड़े कर लो -2√3x और माइनस के 2√3x। ध्यान करना क्या ये टुकड़े सही है? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस के 4√3x ही होंगे, सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। फिर गुणा करके देखो, 2 को 2 से किए 4 आ गए, √3 को √3 से क्या कितने आ गए? 3 आ गए, फिर 4 को 3 से क्या तो 12 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि इसके टुकड़े बिल्कुल और बिल्कुल क्या है? सही है, ध्यान करने का। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो भाई एक बार फिर से देख लो आप, ये तो सेम टू सेम लिखा है, ये प्लस का 4 सेम टू सेम लिखा है। जो ये बीच की संख्या ना इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, चेक करके देख लो। चाहे माइनस के 2√3x और उसमें माइनस के √2√3x जोड़ देंगे तो सेम संख्या है, सॉरी सेम चिन्ह है, तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे और संख्या ही वो ही रहेगी। ठीक है ना, तो सॉरी चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अब क्या आप इस 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, क्योंकि जब इनको हम गुणा करेंगे तो 3 आना है, ये 3 है हमारे पास और 3 इनको गुणा करेंगे तब भी आएगा। x² माइनस के 2√3x माइनस 2√3x और ये लो प्लस के 4, ये सेम टू सेम अपन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान करो कि कुछ कॉमन आ रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे देगा। अब तो आपको कॉमन क्या आ रहा है? √3x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर देखो एक √3 हमने बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, तो कौन बच गया? एक √3 बच गया और एक x बच गया, √3x। यहां से हमने √3x एक बाहर ही ले लिया तो कौन बचा? माइनस के 2 बचे कि नहीं बचे? अब ध्यान करना है, यहां कॉमन क्या आ रहा है? यहां कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है। 2 कॉमन तो आ रहा है लेकिन वो प्लस का आ रहा है कि माइनस का, वो हमें निर्धारित करना। तो यहां देखो अगर हम प्लस का कॉमन ले लेते हैं, 2 किसका? प्लस का ले लेते हैं, अंदर की संख्या नहीं मिलेगी, माइनस का लेंगे तब ही मिलेगी। तो हमें क्या करना है? माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, 2 से 2 कट गया, कौन बचा यहाँ? फिर मात्र क्या बचा? √3x। ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस ही तो आएगा। 4 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2 बराबर में रह गया क्या? 0। फिर से देखो यहाँ 2 स्टेप, एक तो ये और एक ये, इनमें क्या कॉमन है? ये जो कोष्टक है इनकी संख्या सेम है, तो √3x माइनस के 2 और इधर वाले में कौन बच गया? ये बच गया मात्र √3x और यहां कौन बच गया? माइनस के 2 बराबर में 0। यदि √3x माइनस के 2 बराबर 0 हो तो √3x यही रहने दो, ये माइनस का 2 मेरी ओर आकर के प्लस का हो जाएगा, x को जहां है वही रहने दो, 2 के 2, x के गुणा में √3 है जो RHS में आके भाग में लग जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया? 2√3 हो गया। अब हमें पहले से ही पता है कि मूल तो बराबर आनी है, तो एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लो, उत्तर तो वही आने। इसी प्रकार यदि ये वाला ले लो, √3x माइनस 2 बराबर 0 हो तो
√3x यही रहने दें, ये माइनस का दो, इधर आके प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। मूल तो बराबर ही है, देख लो चाहिए। और ये हमने पहले ही घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी ना आपने कि इनके मूल जो आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। इस प्रकार से ये जो सवाल है, मुझे पहले के जितने भी पार्ट हैं उनमें सबसे मोस्ट सवाल लगता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें इसके जो चांस है वो 100% चांस है परीक्षा में आने के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा सवाल बोर्ड पे आपको एक ही साथ में करवा दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके तीसरे लास्ट पार्ट की ओर। पहले का लास्ट पार्ट है, ठीक है, करना वही है। अरे भाई पहला और दूसरा क्वेश्चन या तो पहला ही हो रहा है अभी, पहले के तीनों पार्ट और दूसरे के जितने भी पार्ट है वो दोनों ही सवाल एक से एक बढ़ के सवाल है। कुछ भी करके इनको जाने मत देना, अपने कंट्रोल में ही रखना है, ठीक है। पहले का तीसरा पार्ट कर रहे हो, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है अभी समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। जांच करना है, एक तो जांच करना है, किसकी जांच करनी है, मूलों की प्रकृति की, एक नंबर। और ज्ञात क्या करना है, ये तो जांच हो गया, ज्ञात करना है मूल अगर अस्तित्व हो तो। मूल ऐसे नहीं है जबरदस्ती अस्तित्व ही नहीं होगा और मूल ज्ञात कर देंगे, ऐसा नहीं है। ज्ञात करना है अस्तित्व की स्थिति में, अस्तित्व की स्थिति में मूल हमें ज्ञात करने, अगर अस्तित्व नहीं है तो करेंगे नहीं, ठीक है। दे रखा है सवाल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 की, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 की व्यापक रूप अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अरे भाई क्या आएगा, a b c, ये तो आना है। क्रम से लिख दिया करो चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणा में वो a है, x के गुणा में वो b है और जो h है वो c है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक है। जांच, इसका पहला पार्ट। जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान निकालते हैं, डी का, और डी का सूत्र क्या होता है याद करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद हो गया होगा। तो बस उसमें मान रख दो, डी के डी, बी का मान बोलो कितना है -6 और उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर -4, ए का मान बोलो कितना है 2 और सी का मान बोलो कितना है 3, ठीक है। अब देखो डी का मान कितना आ जाएगा, ये कितने हो गए, -6 को -6 से गुणा किए तो 36 हो गए, और ये कितने 8 को 3 से किया कितने हो गए 24। अब यहां से ध्यान करो, d बराबर 36 में से 24 घटाए दिए कितने बचे 12। तब बताओ कि d का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, अरे b 12 0 से बड़ा ही है ना, तो फिर d भी तो बड़ा ही हो गया। तो यहां d ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल बताओ कैसे होंगे, जब 0 या 0 से बड़ा हो तो मूल कहते हैं, मूल वास्तविक ही होते हैं, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न आएंगे, इनके जो x के मान आएंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे। 1 मिनट में देख लेता हूं, वीडियो चल रहा है क्या, चल रहा है। तो इसलिए मूल वास्तविक हैं तथा भिन्न भिन्न इनके उत्तर आने वाले हैं, अर्थात दोनों मूल क्या आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। अब मूल ज्ञात कर लेते हैं, अब मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए अब आपको एक द्विघात सूत्र होता है, उसका भी सहारा ले सकते हैं आप, और वही आसान है। उसको हम श्रीधर आचार्य के नाम से भी जानते हैं, श्रीधर आचार्य के नाम से भी जानते हैं। उसमें भी हमें क्या चाहिए, पहले हम मूल ज्ञात कर रहे हैं, जिस समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। ये देखो 2x स्क्वायर
माइनस की 6x प्लस 3 बराबर 0 ही तो है। यहां से a b c का मान निकालो, उसमें भी ये चाहिएगा हमें। ये लो, ये पहले ही बता चुका हूं मैं कैसे आए। अब आपको क्या करना है, वो सूत्र लिखना है। चूंकि द्विघात सूत्र और इसे श्रीधर आचार्य भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र, दोनों नामों से ये जाना जाता है। क्या सूत्र होता है ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में कितना 2a होता है। यहां ध्यान करना, लास्ट तक 2a है, सभी के नीचे 2 है एक, ठीक है। ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यहां से अपन इनके मान रखते जाएंगे। ये देखो माइनस का सूत्र वाला है ना, सूत्र में माइनस का चिन्ह लगाया, वो लगा दिया मैंने। फिर b का मान बताओ, वो खुद ही माइनस का है, प्लस माइनस रूट, अब b का स्क्वायर करो कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस का सूत्र वाला 4 के 4, a का मान बताओ 2 और c का मान कितना है 3 और बट्टे में 2 इंटू a का मान बताओ, a का मान कितना है 2। ठीक है, मान ही तो रखें। अब देखो x को ये रहने दो, ये माइनस क्या हो गए, ये ऐसा कर लिया करो भाई, पहले डाल दिया करो, ये बराबर की सीध में बट्टा का चिन्ह आना चाहिए। माइनस क्या हो गए, प्लस के 6, ये प्लस माइनस रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस कितने हो गए, ये 8 3 24, कितने हो गए 24 बट्टे में 2 दूनी 4। यहां तक समझ में आ गया। x बराबर प्लस 6, ये प्लस 6 लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये प्लस माइनस ये कितने बच गए 36 में से 24 गए 12 बट्टे कितने 4। इसे अपन थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, वो कैसे, x को यही रहने दो 6 के 6 प्लस माइनस, अब देखो ये जो 12 है ना रूट 12, इसका मतलब वर्गमूल लेना होता है, और 12 का वर्गमूल लेने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग, वर्गमूल में 2 2 का ग्रुप बनाते हैं, तो इन दोनों में से हम एक ही लेंगे, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं बना, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह ही लगा के रख देंगे। तो कितने आए, 12 की जगह अपन 2 रूट 3 लिख सकते, इस 12 रूट 12 की जगह 2 रूट 3 लिख सकते हैं। ध्यान करना भाई, ये गुणा में है 2 रूट 3, थोड़ा ढंग से लिखूं क्या, 2 रूट 3 ऐसा लिख दें, ठीक है। इस रूट 12 को जब हमने सरल किया इस प्रकार से अगर दिखाई दे रहा है तो तब ये आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बट्टा कर देते हैं 4, फिर से चेक करो, x का x ऊपर वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ क्या 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 ले लेंगे पूरे में कॉमन, इसमें 2 का भाग 3 बार गया, प्लस माइनस लगा दी, इसमें 2 का बाहर ले लिया तो कौन बचा रूट 3 और बट्टे में कितने 4। ओके, x यही रहने देंगे, इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का भाग 2 बार गया, तो ऊपर कौन बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। ये ही हमारे 2 मूल हैं जो भिन्न भिन्न हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कि आगे थोड़ा सा इसे हाँ बढ़ा सकता हूं, तो देखिए यहाँ ये 2 आए हैं, ये 2 मूल हैं जिसको अपन भिन्न भिन्न तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, x को यहीं रहने दो, ये देखो प्लस का 3, ये तो है ही। अब देखो ये जो रूट 3 है ना, एक बार प्लस का और एक बार क्या है माइनस का, तो अपन लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2, या x बराबर ये 3 का तो 3 है सेम टू सेम। अब प्लस का तो हमने ले लिया देखो एक बार, अब रूट 3 को क्या ले लें माइनस वाला ले ले, तो माइनस रूट 3 बट्टा में कितना 2। इस प्रकार से ये 2 मूल आपके आ चुके हैं। हमने शुरू में बोला था कि मूल वास्तविक है तथा भिन्न भिन्न है, तो देख लो दोनों के उत्तर भिन्न भिन्न आए कि नहीं आए। इस प्रकार से आपने पहले का तीसरा पार्ट भी कर लिया और तीनों ही प्रकार के सवाल इसमें आ गए। काल्पनिक मान वाला अर्थात अस्तित्व नहीं वाला भी आ गया, मूल बराबर वाला भी आ गया, और
मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न वाला भी आ गया, तीनों ही प्रकार के सवाल आ गए। इसलिए यहाँ पहले का कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे के जितने भी पार्ट है वो और क्लियर कर लेते हैं, और आपसे उम्मीद ये है कि अब आप 4.4 का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं छोड़ना है, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे, जरूर देख लो, दोबारा देख, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना पक्का। दूसरा क्वेश्चन, जितना कि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, इसलिए सीरियसली इसे आप बड़े ध्यान से, प्यार वाली नजर से इसे समझने की कोशिश करें, बहुत ही एकाग्र मन से इन्हें समझें। ये हार्ड नहीं है, मैं ये नहीं कहता हार्ड तो गणित है ही नहीं, अरे इसका तो चर्चा ही मत किया करो, हार्ड क्या चीज होती है वो भी आपके सामने, कुछ नहीं। बात ये है कि हमसे कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बाहर ना निकल जाए जो हमें आता नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन कोई रह ना जाए जो हमें आता नहीं हो, हमें सारे क्वेश्चन आने चाहिए। बात ये है, यही है हमारा टारगेट, हमें नॉलेज प्राप्त करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके लिए बराबर मूल हो। क्या बोल रहा है पता ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसमें इस के की जगह के रखें, गुरुजी के की जगह के ही रखा, अरे क्या रखे, इससे जो के दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें जो के दिखाई दे रहा है, इस के की जगह क्या रखा जाए जिससे ये द्विघात समीकरण है ना, इसके मूल क्या प्राप्त हो जाए, हमें बराबर प्राप्त हो जाए। अब तो समझ में आ गया होगा शायद। अरे यो यहाँ पूछे है क्या मार्कन वो द्विघात समीकरण है ने, माने बताओ ये द्विघात समीकरण में वो एक के अक्षर दिखे ने, एक के की जगह में के रखा, अर्थात क्या रखे, ऐसा क्या मान रखे ताकि वो द्विघात समीकरण है ना, इसका दोनों हल किया, x का 2 मानता होगा ना, क्योंकि घात 2 है, 2 ही गुणनखंड होगा, 2 ही मान होगा, तो दोनों मान क्या जा बराबर आ जाए। अब बात अपन पूछे, जब अपन पूछी है, अरे थाने मने मन थाने दोनिया ने पूछी है, तो फिर आप ज्ञात कौन करा, अब बात हो कौन सके ज्ञात कराना। देखो एको सॉल्यूशन तो आप करके ही रहूंगा, इतनो थरसा में गिरगिरायो है कर मैंने के की जगह के रखो बताओ रहे, के की जगह के रखो रहे बताओ रहे, ताकि मूल का दोनों मूल की आ जाए बराबर आ जाए। अरे कोई बात नहीं, इतना गिरगिराने की जरूरत नहीं, अब करा सॉल्यूशन, टेंशन मत ले। देखो उत्तर नंबर 2 उसका भी पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिए गए, दिया ऐसा लिख दो, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, k का ऐसा मान, k का ऐसा मान ताकि समीकरण के मूल बराबर प्राप्त हो जाए, बराबर प्राप्त हो जाए, ऐसा हमें करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब आते हैं, जब d बराबर क्या होता है 0। हम जानते हैं, हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी द्विघात
समीकरण के मूल, किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर तभी होते हैं जब क्या d बराबर क्या हो 0। ये बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि भी किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर क्या है 0 आ जाए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अर्थात d बराबर 0 ऊपर लिख देता हूं भी मैं यहाँ। ठीक है, क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। अब आपको पता है कि d का सूत्र क्या होता है, पता है ना क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, सॉरी वैसे लिख दूं, क्योंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इस d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण में b का मान कितना है। ठीक है, यहां लिख दो चाहिए, यहां a b c क्या आएगा बताओ, a का मान तो 2 है, b का मान क्या है k, और c का मान कितना है 3। ठीक है, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो यहां डायरेक्ट लिख दो। b का मान कितना है बोलो, x के गुणा में होता है वो b तो होता है, तो इस b की जगह क्या रख देंगे हम, k का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है जो x स्क्वायर के गुणा में होता है वो, c कितना है 3 और बराबर में रह गया 0। ठीक है, k का स्क्वायर कितना, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, हो गया k स्क्वायर, और इनको गुणा करो 8, 8 को 3 से किए कितने हो गए, 3 8 24 बराबर में 0। k स्क्वायर यही रहने दो, ये 24 माइनस के हैं, RHS में आके प्लस के हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में वर्गमूल ले लेंगे। के स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है k, और इसका वर्गमूल कितना होता है, ऐसे लगा के रख दो एक बार, और वो भी हमेशा वर्गमूल प्लस माइनस में आते हैं। यहाँ क्या किया आपने, दोनों तरफ वर्ग करने पर ओके। चलो यहां तक ठीक है, के का के, क्या इसे आप थोड़ा और सरल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये 24 है, इसके भाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लो, 12 हो गए, इसमें 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3। तो क्या करते हैं, 2 का ग्रुप बनाते हैं, ये बन गया 1, ये तो फ्री, लेकिन ये दोनों फ्री नहीं हुए, ना तो इस 2 के साथ कोई दूसरा 2 है और ना ही इस 3 के साथ कोई तीसरा 3 है, तो 2 3 6 हो गए ना, तो इन पे 6 पे क्या लगा रह जाएगा, उसका रूट का यानी वर्गमूल का चिन्ह ही लगा रह जाएगा। अगर समझ में आ गया तो इसे मिटा दूं मैं। ठीक है, ये लो, अब देखो यहाँ कितने आए, फिर 2 प्लस माइनस के 2 रूट 6 आ गए, यही आपके उत्तर है। इसका कहने का अर्थ है कि के बराबर समीकरण में के बराबर 2 रूट 6 या माइनस 2 रूट 6 रखने पर मूल बराबर प्राप्त होंगे। बस यही तो सवाल है, यही करना है। यानी अगर हम के की जगह क्या क्या रख दे, एक तो रख दे, चाहे तो ये रख दो चाहे ये रख दो, अर्थात 2 रूट 6 रख दो चाहे, और चाहे माइनस का 2 रूट 6 रख दो, मूल क्या आ जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। चाहे करके देख लेना चाहिए आप, 2x स्क्वायर यहाँ प्लस के कितने 2 रूट 6 प्लस 3 बराबर 0 को जब आप सरल करोगे तो x के दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, और आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। और ये सवाल नहीं आया है तो प्लीज और प्लीज आपसे चाहे कुछ भी करो, आप रिक्वेस्ट मान लो मेरी आपसे कि आप लोग इसे बैठ करके फिर से समझने की कोशिश करें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो इसका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले के जितने भी पार्ट है वो और दूसरे के जितने भी पार्ट है वो आपको हर हालत में आने चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही कहने का उद्देश्य है, चाहे कितनी बार कह दूं मैं, केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको वो 5 सवाल आने चाहिए।
चाहे कुछ भी करो, ठीक है। आपको इसका दिया गया समीकरण। अब देखो देखने से नहीं लग रहा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या है? के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। और जांच करना है, सॉरी जांच नहीं करना है, ज्ञात करना है। इस बार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? के का ऐसा मान, के का ऐसा मान ताकि समीकरण के दोनों मूल क्या हो? बराबर हो जाए, बराबर प्राप्त हो, ऐसा हमें करना है। चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां आपको एक चीज लिखनी है। क्या? हम जानते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब, क्या पिछली बार भी लिखा था ना, जब d बराबर क्या हो? 0। आ रही बात समझ में? जब d बराबर क्या हो? 0, तभी इसके मूल बराबर होते हैं। तो क्या है दिया गया समीकरण आपके पास? के एक्स गुणा एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। इसे आप थोड़ा सरल कर लें, द्विघात समीकरण साथ लगना चाहिए। तो के एक्स को हम एक्स से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? के एक्स स्क्वायर। के एक्स को माइनस 2 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा। नहीं समझ रहे हो इस चीज को? प्लस का 6 बराबर 0। यहां से हम ए व बी सी के मान निकाल लेंगे। यहां ए बी और सी, बताओ ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणा में वो है, बी का मान जो क्या है एक्स के गुणा में, तो कितना है एक्स के गुणा में? माइनस 2 के, और सी क्या होगा? जो एच हो। यहां तक ए बी सी के मान आपके पास प्राप्त हो गए। अब आपको पता है मूल बराबर के लिए लिखा था ना आपने, ये देखो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है? d बराबर 0 होता है। अब d का मान आपको पता है, सूत्र क्या होता है d का? पता होगा ना, थोड़ी देर पहले भी लिखा था। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां d का मान रख दो तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। ठीक है। अब बताओ b का मान वहां से बताओ कितना है? वहां है माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान बोलो कितना है? k, और c का मान बोलो कितना है? 6 बराबर में 0। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस b होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अंदर की संख्या को अंदर की संख्या से ही गुणा करना है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से किए 4 आ गए, k को k से क्या कितना हो गया? k स्क्वायर। 4 छक 24 होता है ना, तो माइनस के 24 के बराबर कितना? 0। इसे सरल कर लो, 4 के स्क्वायर यही रहने दो, ये माइनस का 24 के जो आरएचएस में आएगा तो प्लस के 24 के हो जाएगा। यहां तक ठीक है? चलो कोई बात नहीं। के स्क्वायर, अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं, कैसे भी कर सकते, कौन से भी रास्ते से कर सकते हो। देखो कि मान लो ये स्क्वायर है, समझ रहे हो ना आप? मैं क्या इसे इस तरह से लिख सकता हूँ? के इंटू के बिल्कुल लिख सकता हूँ, और 24 इंटू के है ये जो के है वो गुणा से इधर जाएगा तो भाग में, और के से के कट जाएगा कि नहीं? तो ऐसा भी तो काट सकते हैं पहले से। तो कौन बच गया यहाँ? 4 के बराबर 24 बच गया कि नहीं बच गया? अब देखो आपको के का मान चाहिए था, के यही रहने दें, और ये 24
ये देखो k की गुणा में 4 हैं जो RHS में आके प्लस में लग जाएंगी। तो k बराबर कितने हो गए 6, क्योंकि 6 बार ही तो भाग गया। तो यहां हमने देखा, यहां हमने ये देखा, क्या देखा, यहां लिख देता हूं। अतः है समीकरण में, 1 मिनट वीडियो चल रहा है कि नहीं देख रहा हूं मैं, चल रहा है। समीकरण में k बराबर 6 रखने पर, समीकरण में k बराबर 6 रखने पर समीकरण के मूल क्या होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। ओके, इस तरह से आपके दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में नहीं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वास्तव में बहुत अच्छे से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मेरी तरफ से तो छूट है, बाकी आप जाने, ठीक है। और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपको गणित समझ में आ रही है तो कर सकते, मैं तो मना करता नहीं हूं, बाकी आप जाने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।